जय हिंद, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रहरी पे आप सभी का स्वागत है। अपने इस चैनल पर हम लोग इस समय लूसेंट सीरीज देख रहे हैं और इस लूसेंट सीरीज के तहत अभी हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को प्रारंभ किया है। अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री के 2 लेक्चर आ चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर आप सभी के समक्ष है। लूसेंट सीरीज की महत्ता के बारे में हमने बताया था आपसे कि लूसेंट सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से इसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप चाहे जो भी पुस्तक पढ़ रहे हों, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, लूसेंट को हर हाल में आपको पढ़ना होगा। ये हर हाल में पढ़ना होगा, आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लूसेंट को पढ़े बगैर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम या किसी भी राज्य की प्रतिष्ठित परीक्षा हो, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, बीपीएससी, एमपीपीएससी, कोई भी परीक्षा हो किसी भी राज्य की, लूसेंट की महत्ता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और लूसेंट को आपको जैसा जानते हैं कि ज़्यादा नहीं, ये 501 करके लगभग 500 पेज की ये बुक है। और आप बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाओं के कहने पर, बड़े बड़े चैनलों के अध्यापकों के कहने पर आप लोग अन्यत्र अन्यत्र जगह पे आप भटकते हैं। लूसेंट को आप हमेशा दरकिनार करते हैं कि लूसेंट की महत्ता कम है, लेकिन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और 500 पेज को पढ़ने के लिए आपको, अगर अच्छे से पढ़ें तो आप 1 महीने में आसानी से इसे समाप्त कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास 6 महीने किसी भी परीक्षा को होने में बाकी हैं और आप इसको, अगर दूसरी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है, आप इसको 3 से 4 महीने में आप इसको 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं, अच्छे से रट सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत असरदार है, आपको जीएस के सारे सेक्शन से ये पास करा देगा। और रही बात यूपी पीसीएस, आरओ इत्यादि परीक्षा के लिए, तो आपको 30 से 40% आपको प्रत्येक दशा में ये नंबर दिलाता है। इसे आप हल्के में न लीजिए, लूसेंट सीरीज़ हमारे साथ लेके चलते रहिए। और अभी एंशिएंट हिस्ट्री के 2 लेक्चर समाप्त हुए हैं, ये 3rd लेक्चर है और 1 लेक्चर और आएगा जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद मेडिवल और मॉडर्न। तो मैंने समय रखा है कि विदिन 1 वीक में इसे हम लोग समाप्त कर देंगे और इसी तरह से पूरे महीने में इस पूरी बुक को समाप्त कर देंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। अब हमें पेज नंबर 14 से देखना है, जो है कि इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जितने महापुरुषों को हमने देखा भी, चाहे वो जैन धर्म के हों, महावीर स्वामी, चाहे बुद्ध जी, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। 24 सितंबर 622 ईस्वी में को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। कब? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हो गया था। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जैसे कि हिंदू में गीता, ईसाई में बाइबिल, उसी तरह से कुरान जो है इस्लाम धर्म की एक पवित्र ग्रंथ है।
पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। जो शिक्षाएं पैगंबर जो कुरान में वर्णित हुई थी, उन्हीं को पैगंबर मोहम्मद साहब ने प्रचार प्रसार किया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना एक विवरण है जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिए थे। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली जो उनके दामाद थे, उनकी शिक्षाओं में जो विश्वास रखने वाले अनुयायी हैं, उन्हें शिया धर्म या संप्रदाय से माना जाता है। और जो मोहम्मद साहब के कथनों का अनुयायी हैं, जो उनके कथनों पर चलते हैं, जिसे सुन्ना में वर्णित है, उन्हें सुन्नी धर्म कहते हैं, सुन्नी संप्रदाय के। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 621 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला में नामक स्थान पर कर दी गई। 661 ईस्वी में इनकी अली की हत्या की जाती है और इनके पुत्र की हत्या करबला में 680 ईस्वी में कर दी जाती है। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, वह खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, अर्थात ईद का त्यौहार। अब आगे बढ़ेंगे, ईसाई धर्म के बारे में जानते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाज़रेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रयू एंड पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटिबियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है, जो ऐसे होता है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। यहाँ देखेंगे पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जैंत अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। 16 महाजनपदों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सामर्थ्यवान महाजनपद जो था मगध, उस राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या जिसे राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। कौन? जरासंध। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है। यह वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बिंबिसार। ये मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला हरिवंश वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने बृहद्रथ ब्रह्मदत्त का हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। अंग वही जो चंपा जिसकी राजधानी है। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। किसका? राजगृह का। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने किया था और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। पूछ सकता है परीक्षा में कि अजातशत्रु का जो उपनाम क्या था या किस शासक का उपनाम कुणिक था, तो आप याद रखेंगे अजातशत्रु। ठीक। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। वहीं इसके पिता ने, आपने देखा ऊपर कि 52 वर्षों तक राज किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी। ऊपर आपने देखा कि बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। और इसकी हत्या किसने की? उदयन ने। तो पिता को मार के ही सत्ता पर काबिज हो रहे थे। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना किया। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। तो प्रारंभ किसने किया? बिंबिसार ने। किस वंश का? हर्यक। और इसका अंतिम शासक कौन था? नागदशक। पहला बिंबिसार, अंतिम नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना किया। तो हर एक वंश यहाँ समाप्त हो जाता है और शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और इसका कौन था? शिशुनाग ने इसका स्थापना किया और नंदीवर्धन अंतिम राजा था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश का स्थापना किया। घनानंद को किसने हरवाया था? चाणक्य ने। चाणक्य को जब ये अपदस्थ कर देता है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाता है और उसको, चंद्रगुप्त मौर्य को उस काबिल बनाता है और पुनः घनानंद पर हमला कराकर इसे हरा देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध का झेलम पितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पर को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में
बेबी लोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। बहुत कम उम्र में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। ठीक है, सिकंदर से आजकल परीक्षाओं में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। हालांकि अर्थशास्त्र से ऐसा लोग एहसास करेंगे कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक थी, हालांकि ये राजनीति से संबंधित थी। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। भद्रबाहु ये वही हैं जो जब अकाल पड़ता है मगध में तो कर्नाटक में अपने अनुयायियों के साथ चले जाते हैं और दिगंबर संप्रदाय इन्हीं से प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा लिया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के तहत अपना शरीर त्याग किया जाता है। अब देखेंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। 298 ईसा पूर्व में बंगत की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से मशहूर था। कौन? बिंदुसार। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मांगे थे 3 चीज। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। नेक्स्ट देखेंगे अशोक। सबसे महान शासकों में मौर्य वंश का शासक अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती महाजनपद का राज्यपाल था। कौन? अशोक। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया।
प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसे टालमी द्वितीय कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था जो अशोक के दरबार में आया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं का निर्माण कराया था। इसको अशोक ने आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे, जो संत थे, उनको रहने के लिए, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। कितने दिए थे इन्होंने? 4। अशोक के पौत्र दशरथ ने, अर्थात उनके पुत्र के पुत्र, आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें शिलालेख से जो मिले हैं, स्तंभलेख से और गुहालेख से। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटिफ फैनेल्थनर ने की थी। इनकी संख्या कितनी थी? 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अशोक के प्रमुख शिलालेख, ये परीक्षा की दृष्टि से आप इसे 5 स्टार मान के चलिए। वनडे एग्जाम की तो ये जान है ये प्रश्न। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो पहला अभिलेख आया था, शिलालेख आया था, उसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों को की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया था। अर्थात पहले में पशु बलि की निंदा की गई, पशु बलि पर रोक लगाया जाए, और दूसरा शिलालेख जो था उसमें मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, अर्थात उनके इलाज के लिए व्यवस्था करने की बात कही थी। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे क्षेत्र में। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। तो तीर्थ यात्रा का उल्लेख कहाँ किया गया है? 7 एवं 8 में। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। इसमें 10वें शिलालेख में। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। कब? 13वें में। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी हुआ है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। इस तरह से ये 14 जो शिलालेख हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसे आप 5 स्टार लेके चलिए। इसे हर हाल में आपको याद करना होगा। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। कहाँ कहाँ? अशोक के जो स्तंभ लेख थे वहाँ ऊपर आपने क्या देखा? ऊपर आपने 14 शिलालेख देखे। अब स्तंभ लेख देखना है और इनकी संख्या कितनी थी? 7।
केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ? पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली तीसरा है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में था, फिर यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। पांचवा है लौरिया अरेराज, चंपारण में भी है। छठवां है लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर के चित्र बने हैं। परीक्षा में पूछ सकता है कि अशोक के स्तंभ लेखों में किस स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना है। उसमें से 3 नाम दे देगा, 4 नाम दे देगा। इसमें से आपको ध्यान देना होगा लौरिया नंदनगढ़। आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमिनदेई है। ये परीक्षा में कई बार पूछा है रूमिनदेई के बारे में। रूमिनदेई है कहाँ पे? ये नेपाल का एक जिला है जहाँ पर किसानों को कर्ज से कुछ छूट देने के लिए कितना कर्ज से 1/8% कर्ज में खेतों पे जो लगते थे, जो टैक्स लगते थे, उसमें इन्होंने छूट दिया था। इसलिए रूमिनदेई प्रसिद्ध है। ठीक है, रूमिनदेई। इसी में लुम्बिनी ने धम्म यात्रा का दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की थी। मैंने भी जो बात कहा 1/8 वही दर घटाने की। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किसमें कहा गया है? प्रथम पृथक शिलालेख में। अशोक को शार ए कुना अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेइक भाषा में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। महामात्र कहा जाता था। इसकी संख्या कितनी थी? 18। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 हुआ करती थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। अब अर्थशास्त्र में वर्णित मैगस्थनीज की जो किसकी थी? कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने इन 18 पदों का उल्लेख किया है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा अर्थशास्त्र में उल्लेख। महामात्र भी कहा जाता है इसमें। तो पहला मंत्री जो प्रधानमंत्री हुआ करता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज राजपुत्र होता था। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक, द्वारपाल जिसे कहते हैं द्वारिक। अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता, ये परीक्षा में कई बार पूछा है।
आय का जो संग्रह करता था उसे समाहर्ता कहते थे। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। ठीक। प्रादेशिक कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, नगर का कोतवाल को क्या कहता था? पौर। व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कार्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्रित करने वाला, 17 दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक जो ऊपर बैठे रहते थे, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आगे बढ़ते हैं। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। अर्थात जो बिक्री होता था उसमें अगर आपने 10वां भाग भी बचाने का प्रयास किया, अर्थात 1/10वां भाग अगर हो रहा है, अगर आपने भी बचाने का प्रयास किया, ये वाला बचाने का प्रयास किया, तो मृत्यु दंड मिल जाता था उस समय। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था जो मार्ग बनवाता था। कौन? एग्रोनोमाई। ऑस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक थे, मतलब घोड़े पे सवार, और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। हालांकि ये बात कितनी सत्य है, इसमें भी मतभेद है इतिहासकारों में। प्लूटार्क और जास्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में, अर्थात 60,000 आदमियों से लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति, प्रथम जो समिति थी, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करते थे। द्वितीय समिति जो थी, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठम, बिक्री कर वसूल करना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। ठीक है, यहां देखेंगे सेना समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति जो थी, जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय, यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय, पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ, अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम, गज सेना की यानी हाथियों की, और षष्ठम, रथ सेना की देखरेख। तो 6 समितियां थीं जो सेना और जो विभिन्न महत्वपूर्ण पद थे उनकी देखरेख के लिए थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा गया। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अद्वेय मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इनमें से कोई 3 देगा, ये कोई और दे देगा, उसमें से कह देगा छांटने के लिए कि कौन नहीं है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये 5 स्टार मान चलिए। पहला है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। ये 7 वर्ग जो थे विभाजित किया था भारतीय समाज को। किसने? मेगास्थनीज ने। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीबा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला।
मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। किसकी? बृहद्रथ की हत्या कौन करता है? इन्हीं का सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग। बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था ये, जिसने शुंग वंश की स्थापना भी किया। इसने 185 ईसा पूर्व में ही कर दिया और मगध पर शुंग वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, जो कि एक ब्राह्मण जात से आता था और इसने ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था यह। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कहाँ पे? अयोध्या में। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया। यही पतंजलि यूपी के गोंडा नामक जिले से संबंधित है। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दिया और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना कर दिया। तो शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम शासक इनकी था देवभूति और इसकी हत्या कौन कर देता है? वासुदेव ने कर दिया। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन जो कि दक्षिण का आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं, शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित किया। आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले से आज के समय में है। तो आपने देखा ऊपर कि पुष्यमित्र सिंह ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई और सातवाहनों ने प्रतिष्ठान में स्थापित किया अपनी राजधानी। आगे बढ़ेंगे। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, विशिष्ट पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाद्य थे। हाल ने गाथा सप्तशक तथा गुणाद्य ने बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहनों शासकों ने चांदी, तांबा और शीशा और प्लेटिन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां काले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किया। ठीक है, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। यहां तक आपने देख लिया। अब बढ़ेंगे हम लोग भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडस प्रथम के साथ ही इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडस द्वितीय, यूथिडेमस, डिमेट्रियस, मिनेंडर, यूकेटाइडस, एंटिआल्किडस, हार्मिक्स। भारत का पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल
को अपनी राजधानी बनाई। शाकल को किसने बनाई? डेमेट्रियस ने। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था, जिसकी राजधानी क्या थी? शाकल, और जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किसने? मिनांडर ने। और किससे? नागसेन से। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न कहा जाता है। इसमें किसका उल्लेख है? मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए जो उत्तर हैं उसी का संग्रह है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने किए थे? हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान का प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है, भारत में जो गांधार कला है वो किसका उदाहरण है? हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए हेलेनिस्टिक आर्ट। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों का 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत, पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज, जानवरों की चारागाह के लिए वो ढूंढते ढूंढते भारत की तरफ रुख कर जाते हैं। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आगे बढ़ेंगे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में यहाँ एक नया संवत अर्थात विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। अर्थात 14 लोगों ने विक्रमादित्य जैसी लोकप्रिय उपाधि ली थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। कौन थे? गुप्त सम्राट। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले कितने लोग थे? 14 हो गए थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चित चंद्रगुप्त द्वितीय थे। शकों के अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्र व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। किसका था ये? शकों का, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जो मौर्यों द्वारा निर्मित कराई गई थी, का जीर्णोद्धार किया, अर्थात इसका अपग्रेडेशन कराया इसने। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख को जारी किया। तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से मिलान के लिए काफी बार आया है। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। जो भारत में शक राजा थे वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता था।
जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी, जो कुंडल वन में हुई थी, और बौद्ध विद्वान वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान दो हिस्सों में बटा था। तो ये कनिष्क जो था महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं में उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान क्या नाम था? चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। कौन कौन थे? वसुमित्र, जिन्होंने चौथा बौद्ध संगति कराया, इसके अध्यक्ष रहे। पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र याद रखेंगे। किसकी पुस्तक है? कनिष्क की। ठीक है, नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किन किन शैलियों का? गांधार शैली और मथुरा शैली। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासक कौन था? कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुई थी। गुप्त साम्राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण। मौर्य साम्राज्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण है तो कोई भी गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कब से? 240 ईस्वी से 280 बीच में। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जिसका शासनकाल 280 से 320 ईस्वी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम कहलाता है। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने लिच्छवी राजकुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने पर लगाया जाता है। समुद्रगुप्त ने विक्रम की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया। ठीक है, फाहियान का मिलान के लिए काफ़ी आता है। हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग। तो फाहियान किसके समय में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, जो 415 ईस्वी से लेकर 454 तक शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही किया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। अभी आपने देखा रुद्रदामन प्रथम ने किया था, फिर सुदर्शन झील का किसने कराया? स्कंदगुप्त ने उसका अपग्रेड कराया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। किसको? पर्णदत्त को। कहाँ का? सौराष्ट्र का।
स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश हुआ करती थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा गया। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाते था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा जाता था, अर्थात जो सबसे छोटा हुआ करता था उसे चाट या भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। अब देखेंगे आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। पहला, क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि। दूसरा, वास्तुवास करने योग्य भूमि अर्थात रेजिडेंशियल। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। फिल्म, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, मतलब पथरीली थी। अपरहत, ऐसी भूमि जो जंगली हुआ करती थी, जहाँ पे फसल उगाना और उसका पालन पोषण करना बहुत कठिन था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक किसने चलाया? गुप्त राजाओं ने। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन अश्विन स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। अभी इसमें समाप्त होने वाला है, इसको समाप्त कर लेते हैं, फिर आगे लेक्चर देखेंगे। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़, जो झांसी का दशावतार मंदिर, कहाँ है दशावतार मंदिर? झांसी। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं में से संबंधित चित्र उद्धत हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। इसके शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो संस्कृत भाषा में थी, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इससे 5 भागों में बांटा गया। पहला मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाशा, अपरीक्षाकृत। आर्यभट्ट ने
आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे आर्यभट्ट, बारामिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त। किनके दरबार में थे ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा गया। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियां की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियां ज़्यादा हुई थी। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे ये 5 स्टार ब्रैकेट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, 5 स्टार कर लीजिएगा। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में, शिव मंदिर भुमरा नागौदा, पार्वती मंदिर नयना कुठार, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है, शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में, भीतरगांव मंदिर भीतरगांव। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज गुप्त वंश तक पढ़ लिया है और एकमात्र और लेक्चर आएगा जिससे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह हमने अपना आज इसको कंप्लीट किया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।